हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के आगे हम लोग 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स बता चुकी हूं। इसी के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले के जो वीडियो हैं उसको आप अच्छे से पहले देख लें, तभी आपको ये पूरा का पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले का वीडियो जरूर से देखें, तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक ना, तो आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं कि वहाँ का आर्थिक जीवन था कैसा। तो आर्थिक जीवन मत से आप क्या समझते हैं? आर्थिक जीवन मतलब वहाँ पे जो मतलब आर्थिक रूप से वहाँ का जो मतलब सभ्यता था वो मतलब स्ट्रांग था या फिर क्या था। तो देखिए, आर्थिक का जो मुख्य जो स्रोत था वो व्यवसाय था, पशुपालन था, कृषि था और उद्योग था। ठीक ना, ये सबसे ही वहाँ पे आर्थिक स्रोत थे, व्यवसाय थे, पशुपालन थे और कृषि थे और उद्योग थे। जैसे कि वहाँ पे आदमी अपना आर्थिक जीवन मतलब आर्थिक जो था वो अपना स्ट्रांग बना सकता था। देखिए, वहाँ पे क्या था कि कृषि में जुताई, बुनाई, सिंचाई को भी जानते थे, क्योंकि इसके जैसे कि आपको तो पता है कि कालीबंगन में क्या मिला था, जोते हुए खेत मिले थे। तो उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कृषि में अच्छा डेवलप किया हुआ था। ठीक है, उसी तरह नदी तालाबों से सिंचाई भी होती थी, लेकिन नहरों का जो साक्ष्य है वो हम लोग को उपलब्ध नहीं हुआ था। लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे नदी तालाब और से सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा जो सभ्यता थे वहाँ के लोगों को 9 फसलों का उत्पादन के होता था। ठीक है, 9 फसलों का उत्पादन वे करते थे, लेकिन उसमें से मुख्यतः क्या थे? गेहूं, जौ। ठीक है, और उन लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, तो आप आर्थिक जीवन के बारे में देख लें कि उनका आर्थिक जो स्रोत था क्या था? व्यवसाय, पशुपालन, कृषि और उद्योग था। कृषि में उन लोग जुताई, बुआई और सिंचाई के बारे में जानते थे, और कृषि जो करते थे वो नदी तालाब से सिंचाई वो करते थे। और वहाँ के लोगों को 9 फसल के बारे में जानकारी थी, जिसमें से गेहूं और जौ मुख्य थे, मतलब मेन थे। और मिठास में वो लोग शहद का उपयोग करते थे। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं व्यापार। तो व्यापार जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आंतरिक भी होता था और बाह्य भी होता था। आंतरिक बोले तो मतलब अपने ही एरिया में करना, बाह्य बोले तो जो कि मतलब आप एक देश से दूसरे देश में या एक जगह से दूसरे थोड़े दूर वाले जो हुआ वहां, तो बाह्य हो गया। और आंतरिक, देखिए यहाँ का जो व्यापार था मेनली वो वस्त्र उद्योग जो था वो सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था। ठीक है, अब प्रमुख इसका जो केंद्र था वो आपको मोहनजोदड़ो था। तो आपको कभी कभी पूछता है कि सैंधव सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका क्या था? वस्त्र उद्योग था। उसका केंद्र कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो था। सैंधव वासी के लोग सूती वस्त्र एवं यूनी वस्त्र, जो ऊन का जो कपड़ा होता है ना, यूनी ऊन का जो वस्त्र का प्रयोग भी करते थे। ठीक है, उस टाइम लेकिन ना सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था, मतलब सिक्कों का विकास बोलेंगे या सिक्के नहीं आए थे। वहां पे क्या होता था? क्रय विक्रय जो होता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताया ना, आंतरिक व्यापार मतलब अपने ही एरिया में कर लेना, या अपने ही मतलब एक जो सभ्यता होता था वहीं पास इन लोग कर लेते थे। लेकिन जो बाह्य होता था उसे ही हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं। ये इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र, ये सब आदि देशों का प्रमाण वहां पे मिला है कि ये सब देश से सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे। उसी तरह देखिए, आयात और निर्यात हम लोग देख लेते हैं कि आयात में क्या क्या वस्तु होते थे और निर्यात में क्या क्या वस्तु होते थे। आयात में जैसे तांबा, तो ये आपको खेतरी राजस्थान से मतलब तांबा हो गया, सोना हो गया, लाजवर्थ हो गया। ठीक है, लाजवर्थ हो गया, फिर स्टेटाइट हो गया, चांदी हो गया, ये सब का वो लोग आयात किया करते थे। उसी तरह अगर आपको पूछता है कि तांबा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो खेतरी जो कि राजस्थान में है। सोना का कहाँ से साक्ष्य मिला है? कोलार जो कि कर्नाटका में है। लाजवर्थ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये आपको अफगानिस्तान, फिर आपको ईरान, फिर ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, उसी तरह अगर निर्यात का बात करें तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो निर्यात क्या करते थे? सूती वस्त्र, हाथी के दांत और लकड़ी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मोहरे तो हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में तो देख ही लिए हैं 3-4 टाइप का, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा
अधिकांश निर्माण सीलखड़ी से होता था। ठीक है, मतलब वहां जो मोहर जो होता था ना वो अधिकतर सीलखड़ी से ही बनता था। और तौल की जो इकाई थी वो देखिए आपको प्रॉपर्ली तो नहीं बताएंगे, लेकिन संभवतः 14 या उसके अवर्त से ही होता था, जैसे कि 16, 64, 160 एक्सेट्रा इस टाइप से होता था। ठीक है, और उससे ऊपर का अगर मापदंड होता था तो वो आपको दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। तो मोहर में क्या हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो मोहर बनते थे वो आपको सीलखड़ी से बनते थे, और तौल की जो इकाई थी वो आपको 16 या फिर 16 के अवर्त से होता था। और बहुत अगर लार्ज अमाउंट में देखें तो वो वहां पे आपको अगर दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब हम लोग देखते हैं लिपि कि हड़प्पा वासी के लोग किस टाइप का लिपि का प्रयोग करते थे। तो आपको तो पता ही है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनका जो लिपि था वो आपको चित्रात्मक था या भाव चित्रात्मक था। इसी के कारण तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे बिलोंग करता है, आदि ऐतिहासिक काल से। और वो ऐसा इतिहास है जहाँ की आपको लिखे साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उसे ना तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना ही तो हम लोग समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ की लिपि इस टाइप की थी। और अब तक इस लिपि में कुल 375 मतलब 375 से 400 मतलब 400 तक चित्राक्षर मतलब जो पिक्टोग्राफ होता है वो प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, और देखिए ये जो लिपि जो होते थे ना भाव चित्रात्मक या फिर चित्रात्मक होते थे वो आपको दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता था, सॉरी दाएं ये है ना तो दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन होता क्या था कि जब हम लोग अभिलेख लिखते थे, जैसे कि ये है तो ये हम लोग अभिलेख लिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ देखिए फर्स्ट जो लाइन रहता था उसको हम लोग दाएं से बाएं लिख दिए, लेकिन जब दूसरा नंबर आता था लिखने का मतलब इसको हम लोग जैसे कि ये पंक्ति लिखें, ये पंक्ति इस टाइप का हम लोग को लिखने का। तो जो पहला रहता था वो आपको दाएं से बाएं लिखते थे, तो दाएं से बाएं लिखते थे, लेकिन जब दूसरे पंक्ति का आता था तो हम लोग दाएं से बाएं लिखते थे। अब समझे कि यहाँ का जो लिपि था वो आपको भाव चित्रात्मक था, और जब हम लोग अभिलेख इसका लिखते थे तो जो पहला पंक्ति रहता था उसको हम लोग दाएं से बाएं लिखते थे, जब दूसरा पंक्ति हम लोग लिखते थे तो फिर दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। ठीक ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था या पतन हुआ था तो वो हम लोग को मतलब कैसे हुआ था ये हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो अंत हुआ था उसके संदर्भ में भी बहुत सारे विद्वान थे, उनका मतभेद है कि कोई कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, कोई बोल रहे हैं कि विदेशी का आक्रमण हो गया, कोई बोल रहे हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो गया उसके कारण उनका पतन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बाढ़ के बारे में कौन कौन अपना सहमति दे रहे हैं, एक मैक्थ है, एक राव है, एक जॉन मार्शल है। ठीक है, ये तीनों ने तीनों का तीनों बाढ़ को कारण बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का। और एक चाइल्ड थे, एक व्हीलर थे, ये दोनों ने सहमत किया है कि विदेश आक्रमण हुआ था और उसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और एक थे स्टाइन व घोष, ठीक है, वे दोनों ने सहमति जताई कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल के ही निर्देश में दयाराम साहनी ने एवं एक जो दयाराम साहनी जो है वो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की थी, और फिर आपको जो मोहनजोदड़ो थे उसका राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में खुदाई किए थे। ये दोनों के दोनों जॉन मार्शल के ही अध्यक्षता में किए थे, इसी के लिए इन्हीं को ही माना जाता है फैक्ट कि इन्हीं के निर्देश में हुआ था। तो मेनली लोग बाढ़ को ही मानते हैं, लेकिन अब क्या था वो तो नहीं पता, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मतलब इतना कोई विद्वान जो थे वो अपना अपना आधार व्यक्त किए हैं। ठीक है, चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मेन फैक्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी थी नगर नियोजन।
जो कि ग्रीड जो पद्धति होता है उसके ऊपर आधारित था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? नगर नियोजन, जो कि ग्रीड पद्धति पे आधारित था। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो सरस्वती जो नदी थी वो तो अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह क्षेत्र को विंसन कहा जाता था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विंसन किसे कहा जाता है, तो सरस्वती नदी जहाँ पे बहती थी और अब वो लुप्त हो चुकी है, तो वो जो क्षेत्र था उसे ही विंसन कहा जाता है। और फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे उसके जो दरवाजे एवं खिड़की के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, वो पीछे की ओर खुलती थी। ठीक है, पीछे की ओर खुलती थी, लेकिन केवल लोथल में ही एक ऐसा था जहाँ की दरवाजा और खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। तो बहुत ही मैंने आपको पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो खिड़की और दरवाजे जो थे वो किधर खुलते थे, आगे की ओर कि पीछे की ओर? तो पीछे की ओर, लेकिन लोथल एक ऐसा था जहाँ की आपको आगे की ओर खुलती थी। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो आपको पूछता भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी, वो तो आपको कहना है कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन थे वो सामान्यतः किस रंग का उपयोग वहाँ के लोग करते थे मिट्टी के बर्तन को रंगने के लिए? तो रंगने के लिए वो लोग लाल रंग का उपयोग सामान्यतः करते थे। उसी तरह मेसोपोटामिया की अभिलेख में मेहुल शब्द का प्रयोग किया गया है, और मेहुल शब्द का प्रयोग प्रायः सिंधु सभ्यता है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेसोपोटामिया की अभिलेख में मेहुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो आपको सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। आप ये देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनका मनोरंजन क्या क्या था? तो मछली पकड़ना था, शिकार करना था, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना था, चौपड़ खेलना था, पासा खेलना था। ये सब जो साधन थे इससे वो वहाँ के लोग मनोरंजन अपना करते थे। ठीक ना। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पर्दा प्रथा वैश्यावृत्ति से वो परिचित थे, मतलब वहाँ पे ये सब विद्यमान था। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड अगर आपको ये सारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है एंड मैं भी मोटिवेट होती हूँ, देन मुझे भी अच्छे से और भी मन लगाकर वीडियो बनाने में मजा आता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।